नमस्कार दोस्तों, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारा MPPSC प्री यूनिट 9 का लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम टॉपिक देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी का जो है चौथा लेक्चर है। तो जो लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नहीं देखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीडियो निश्चित रूप से आप देखिए, तभी जाके आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो एक बार मैं बता दूं कि हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं। तो हम लोग देख चुके हैं साइबर सुरक्षा से लेके, चलो मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, साइबर सुरक्षा से लेकर के पहले लेक्चर में हमने देखा था हैकर के प्रकार तक, दूसरे लेक्चर में हमने देखा था मेलवेयर, वायरस के प्रकार, ठीक है। और इसके बाद जो है हम देखे थे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर वायरस तक और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तक। तीसरे लेक्चर में हमने देखा साइबर अपराध रोकने के उपाय, जहां पे हम देख चुके हैं फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, ब्लॉकचेन, एन्क्रिप्शन। तो यहां तक हमने तीसरे लेक्चर में कवर किया है और चौथे लेक्चर में हम अभी देखने वाले हैं इनक्रिप्शन के प्रकार से लेकर के आखिरी तक। और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जो है बाद में आपको जो है इसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं इनक्रिप्शन के प्रकार। तो इनक्रिप्शन मतलब कोडिंग करना है ना। तो कोडिंग जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो कोडिंग के मुख्यतः 4 प्रकार हम देखेंगे, DES, ट्रिपल DES, AES और RSA। तो ये चारों किसके प्रकार हैं? इनक्रिप्शन के प्रकार हैं। यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे बनेगा। चलो मैं हट जा रहा हूं। DES, ट्रिपल DES, AES और RSA, ये चारों क्या है? हमारे इनक्रिप्शन के प्रकार हैं। इनक्रिप्शन अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये चारों कौन क्या है। तो DES का फुल फॉर्म, यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, पहला तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनेगा। DES का फुल फॉर्म क्या है? डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा को कोडिंग करने के लिए मानक, नियामक, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जो है क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितने बिट डाटा पे काम करता है? 64 बिट डाटा पे काम करता है। ये 64 बिट का ये इनक्रिप्शन कोड है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है सममित इंक्रिप्शन इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का प्रयोग करते हैं। मतलब देखो हमने क्या पढ़ा था कि हम जो है ये डाटा है हमारा, इस डाटा को हम जो है लॉक कर दिए, ठीक, इस डाटा को लॉक कर दिए। अब लॉक कर दिए तो ये चाबी हमने 2 बनाया। अब हमने क्या किया कि ये 2 चाबी A और B दोनों एक ही प्रकार का चाबी बनाया, और एक चाबी अपने पास है अपने कंप्यूटर में, और एक चाबी जो है जिसके पास ये डाटा पहुंचा है उसके कंप्यूटर में, ये लॉक खोलने के लिए एक चाबी उसके पास है सॉफ्टवेयर के रूप में। तो ये जैसे डाटा पहुंचा इसको खोल के वो पढ़ लेगा। तो एक ही प्रकार के चाबी का प्रयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं सममित, ठीक है। सममित मतलब होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और जब अलग अलग चाबी के प्रकार से ये डाटा खोला जा सकता है, मेरे पास कोई और चाबी है, दूसरे को मैंने मैसेज भेजा, उसके पास कोई और चाबी है, ये चाबी कंप्यूटर में होता है, सॉफ्टवेयर के रूप में होता है और उससे खुल जाएगा, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, ठीक है, असममित इंक्रिप्शन। यहां पे देखो ये डायग्राम जो है इसमें दिखाया गया है, देखो एक ही चाबी से खुल गया तो उसको बोले सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये डाटा हमने भेजा दोस्त को ताला लगा करके, मतलब इनक्रिप्ट करके, ठीक है, कोडिंग करके, और यहाँ पे ये खुल गया तो ये कहलाया सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जहां पे अलग अलग की के द्वारा खुलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम की। ये क्या है? प्रोग्राम की है, ठीक। तो ये कहलाएगा असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, और ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। सममित इंक्रिप्शन क्या होता है? जहां पे कोडिंग करते हैं क्रिप्टोग्राफी, तो सेम चाबी बनाते हैं तो वो कहलाता है सममित इंक्रिप्शन। जहां पे हम कोडिंग किए क्रिप्टोग्राफी और अलग अलग चाबी बनाए, लेकिन अलग अलग चाबी से ये डाटा खुलेगा, तो ये कहलाएगा असिमेट्रिक इंक्रिप्शन और सममित इंक्रिप्शन। असममित इंक्रिप्शन थोड़ा सा कठिन और जटिल होता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, क्रैक करना मुश्किल होता है, ओके। तो ये 2 चीजें अच्छे समझ गए हैं। तो चलो अब DES में फिर से आ जाते हैं। DES का फुल फॉर्म है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। कितने बिट का होता है DES? 64 बिट मेमोरी का है। कैसे ये काम करता है? तो इसमें जो प्रोग्राम पे हम लॉक लगाए हैं उसमें जो इनक्रिप्शन किए हैं वही लॉक की जो है प्रोग्राम की, वो दूसरी तरफ अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं DES, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि DES में किस प्रकार का इंक्रिप्शन प्रयोग होता है? तो ये होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन।
नेक्स्ट देखते हैं हम डीएस के बाद है ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन। ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि वहां पे 3 चाबी बनाते हैं, K1 K2 और K3, तो इसलिए उसको बोला ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन, ट्रिपल डीईएस बोलते हैं इसको। बस ये याद रखना है क्या होता है, ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन। 3 चाबी बनाए, पहले से पासवर्ड डाले, दूसरे से पासवर्ड खोले और तीसरी चाबी से फिर से पासवर्ड डाला जा सकता है। ठीक, तो ये सिंगल डाटा इंक्रिप्शन की तुलना में काफी जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या हो जाता है, सिस्टम हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा कि ये कहां प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है एटीएम पिन में। यूनिक्स जो पासवर्ड, यूनिक्स का जो पासवर्ड है, यूनिक्स विंडो की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें जो पासवर्ड लगाते हैं वहां पे ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन का जो है प्रयोग किया जाता है। यहां भी तीनों चाबी एक जैसे लेकिन होंगे। ठीक, तो इसको क्या बोले हम, ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन। कहां इस्तेमाल होता है, एटीएम पिन में और यूनिक्स पासवर्ड में। अब आते हैं एईएस। तो एईएस है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एडवांस है मतलब ये पहले से ज्यादा जटिल है। क्रिप्टोग्राफी इनमें क्या होता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर जो है प्रयोग किया जा सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो एईएस एल्गोरिदम में 128 बिट मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 128 बिट मेमोरी का प्रयोग होता है एईएस में। और डीईएस में कितना पड़े हैं, 64 बिट। ये सारे क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। ये सारे सिमेट्रिक सममित इंक्रिप्शन के उदाहरण हैं। ठीक, अब आपको मैं बाद में अपने कंप्यूटर में दिखाऊंगा कि मेरे कंप्यूटर में कहां इंक्रिप्शन किया गया है। अब आगे आते हैं, देखो राइवेस्ट, सैमर, एल्डेमैन। ठीक है, तो एडलमैन, राइवेस्ट या रिवेस्ट, समीर, ये समीर नहीं है, सैमर बोल सकते हैं आप, और ये एल्डमैन, ये नाम है। ये तीनों ने मिलकर के ये कोड बनाया था। तो 1978 में एमआईटी में, एमआईटी कॉलेज का नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है इन्होंने 2 प्रकार की चाबी बनाई, प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की अलग चाबी, पब्लिक की अलग चाबी। तो एक चाबी जो है जो पासवर्ड डाल के भेजेगा, और एक चाबी जिससे ये पासवर्ड खुलेगा। तो ये दोनों अलग अलग चाबी बनाई। तो ये किस प्रकार का इंक्रिप्शन हो जाएगा हमारा, असिमेट्रिक, असममित, असममित इंक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट की से क्या कहते हैं, हम लॉक डाल देते हैं, और पब्लिक की से क्या कहते हैं, जिसके पास वो पब्लिक की होता है वही उस फाइल को खोल के देख सकता है। तो ऐसी कहानी कहलाती है रिवर्स समीर एल्डमैन। अब इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है कि किस प्रकार के जो इंक्रिप्शन में 2 की बनाए जाते हैं, प्राइवेट और पब्लिक की। तो RSA की में 2 की बनाए जाते हैं, 2 तरह के पासवर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें जो ये किस तरह का है, असममित इंक्रिप्शन है, असममित इंक्रिप्शन है। ठीक, इसके बाद जो है इसमें नंबरों की जानकारी रखने वाला ही कोई व्यक्ति सफलता संदेश को सफलतापूर्वक डिकोड कर सकता है। तो ये वही बातें हैं, जिनके पास ये पब्लिक की रहेगा वही जाके उसको जो है मैसेज को पढ़ पाएगा। अब एक और शब्द है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ये है हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन का संबंध किससे है, इंक्रिप्शन से है। ठीक है, इंक्रिप्शन से हैश फंक्शन का संबंध है। पहली बात, हैश फंक्शन क्या है कि जो भी हमारे पास लाइन है, मतलब एक लाइन में 5 शब्द है, 1 2 3 4 5, एक लाइन में 3 ही शब्द है, ये लाइन है इसमें 3 ही शब्द है, इन सबको हम कोड कर रहे हैं और कोड में 2 ही शब्द में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब कोई भी लाइन हो, वाक्य हो, कुछ भी हो, उसमें एल्गोरिदम में जो डाटा है एक निश्चित लंबाई वाले कोड में बदल दिया जाता है। मतलब इसको जो हम कोड में बदलेंगे ना, तो हम 2 ही शब्द के कोड में बदल देंगे, तो इसको बोलते हैं हैश फंक्शन। ठीक है, हैश फंक्शन। मतलब हैश फंक्शन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो सामान खरीदने गए तो बोलते हैं हर एक माल 10 रुपए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, तो वो सब 10 रुपए में मिलेगा। तो ऐसे ही छोटे बड़े पेज किसी सब चीजों का कोडिंग हम 2 ही शब्द में, 4 शब्द में, निश्चित शब्द सीमा वाले में ही करते हैं। तो उस तरह का कोडिंग क्या कहलाता है, हैश फंक्शन कहलाता है। चलिए, तो फिर आपको जो है अब अपने कंप्यूटर में दिखाते हैं कि कहां पे यहाँ पे इंक्रिप्शन किया गया है। तो इसको पहले मिनिमाइज करते हैं। ये जो है मेरा सिस्टम है। अब इसमें ये देख रहे हो, ये फाइल लॉग दिख रहा है। तो ये जो लॉग दिख रहा है ये इनक्रिप्टेड है, मतलब इसमें पासवर्ड डला हुआ है। और हम क्या पढ़े हैं कि जो भी फाइल इनक्रिप्टेड होता है उसमें वायरस जो है उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो अब इसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो इसमें जो पासवर्ड हम पहले से सेट करके रखे थे वही पासवर्ड डालेंगे, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, तो अब मैं पासवर्ड इसमें डाल रहा हूं।
तो ये पासवर्ड इसमें डालें और देखो ये जो है ये फाइल अब जो है ओपन हो गया। अब इसमें हम खोल के देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या सब चीजें हैं, कौन कौन सा फाइल डला हुआ है। तो ये जो कहानी है ये इंक्रिप्शन का था। अब चलते हैं अपन इंक्रिप्शन के बाद साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख शब्दावली पे। ठीक, वेट, चलिए। तो साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख शब्दावली जो है अपने सामने, वो है पहले नंबर पे बायोमेट्रिक तकनीक। ठीक है, तो बायोमेट्रिक तकनीक में हम देखते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तो बायोमेट्रिक तकनीक जो है आप जानते होंगे कि जहां पे हम फिंगरप्रिंट, आइरिस, रेटिना स्कैन, इस सब के जरिए हम किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक तकनीक। ओके, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक तकनीक। दूसरे नंबर पे है कुकीज, एक शब्दावली है। तो कुकीज क्या होता है कि हमारे ऐप में, ब्राउजर में जो है एक छोटी सी मेमोरी होता है। ये क्या है, ब्राउजर में मेमोरी है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, आप जो है मोजिला फायरफॉक्स चलाते हो, इन सब में एक छोटा मेमोरी है जिसको हम बोलते हैं कुकीज। कुकीज क्या करता है, अल्प मात्रा में हमारे जो है सर्च हिस्ट्री को, हमारे ब्राउजिंग हिस्ट्री को भंडारित कर लेता है और कंपनियों को नोटिफिकेशन भेजता है। और वही कंपनी फिर हमें जो है एडवर्टाइजमेंट भेजती है कि अच्छा आपने लाल रंग का जूता सर्च किया था, अब हमें लाल रंग के जूते के ही ऐड आएंगे। तो ये कंपनी को कौन बताता है, हमारी जासूसी कौन करता है, तो वो करता है कुकीज। ठीक, पैच, यदि कोई बड़ा प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब इसमें कोई गड़बड़ी आ गया और जब मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूं तो बता रहा है कि इसमें प्रोग्रामिंग से संबंधित गड़बड़ी है। तो प्रोग्रामिंग से संबंधित जो गड़बड़ी आ जाता है सॉफ्टवेयर में, उसको बोलते हैं बग। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी ढूंढना क्या कहलाता है, बग। मतलब गड़बड़ी जो है वो विकृति क्या कहलाता है, बग। और गड़बड़ी को ढूंढ करके, विकृति को ढूंढ करके सही करना कहलाता है डीबगिंग। ठीक, डीबग, क्लियर। तो कोई बग आ गया है, अब उसको सही करने के लिए हम कंपनी से कॉल करेंगे, बोलेंगे भैया ये गड़बड़ी आ रही है आपके प्रोग्राम में। तो वो क्या करेगी, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के इंटरनेट पे डाल देगी और बोलेगी भैया एक प्रोग्राम डाल दिए, आप उसको डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, आपका जो मेन प्रोग्राम है उसकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो उस छोटे से प्रोग्राम को हम नाम देते हैं पैच। तो पैच क्या है, प्रोग्राम की समस्या ठीक करने के लिए, प्रोग्राम की समस्या को ठीक करने या प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रदान किया जाने वाला छोटा प्रोग्राम क्या कहलाता है, पैच कहलाता है। फ्लेम क्या होता है, इंटरनेट पर यदि हम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस अभद्र भाषा को इंटरनेट पर फ्लेम बोलते हैं। मतलब इंटरनेट की गाली क्या कहलाता है, फ्लेम कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट शब्द है अपने पास कैप्चा। कैप्चा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। मतलब यह ऐसा टेस्ट है जिसमें यह पता किया जाता है कि जो इंटरनेट चला रहा है, जो वेबसाइट चला रहा है, वो इंसान है या कंप्यूटर है या रोबोट है। क्योंकि रोबोट ऐसे देख करके इसी ऑर्डर में लिख नहीं सकते, ऐसा साफ साफ नहीं समझ सकते क्या लिखना है, तो वो पता कर लेगा कि हाँ वेबसाइट है या रोबोट है या कोई वायरस वगैरह है। तो कैप्चा एक ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग हम वास्तविक उपयोगकर्ताओं और स्वचालित उपयोगकर्ताओं जैसे बॉट्स के बीच, बॉट्स मतलब रोबोट के बीच अंतर करने के लिए करते हैं। अब आते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग किसी संदेश, सॉफ्टवेयर या डिजिटल दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता को मान्य करने के लिए किया जाता है। मतलब एक तरह से डिजिटल हस्ताक्षर कैसे होगा, जैसे हम हस्ताक्षर करते हैं वैसा नहीं कि हम कंप्यूटर पे ऐसे साइन कर दें, नहीं, ये एक तरह का पासवर्ड होता है और पासवर्ड डालने के बाद आपका सत्यापन हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डिजिटल हस्ताक्षर। ठीक, ये पासवर्ड हो सकता है, कोड हो सकता है, क्यूआर कोड हो सकता है, किसी तरह की आकृति हो सकती है, तो उसका वेरिफिकेशन या आकृति आपको ही पता है और आप वैसी आकृति डालते हैं, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डिजिटल हस्ताक्षर। नेक्स्ट देखते हैं वीपीएन। वीपीएन के बारे में अभी कुछ देर पहले ही अपन ने बात किया है जब हम पढ़ रहे थे प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर, तो वीपीएन सेम वैसे ही काम करता है जैसे प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर ज्यादा सुरक्षित होता है, ज्यादा सुरक्षित होता है, बड़े पैमाने पर प्रॉक्सी सर्वर कार्य किया जाता है और वीपीएन जो है उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। तो वीपीएन जो है एक टूल है, एक उपकरण है जिसकी मदद से यूजर अपने इंटरनेट कनेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। ये भी क्या करता है कि यूजर का जो है आइडेंटिटी, आईपी एड्रेस और इसका पता छुपा लेता है।
इससे इंटरनेट से हम लिए डाटा और डाटा को उपयोगकर्ता को देता है। ये भी मध्यस्थ का काम करता है, जैसे प्रॉक्सी सर्वर काम करता था, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो है वीपीएन एक सॉफ्टवेयर है। मोस्टली वीपीएन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, और वीपीएन का उपयोग उपयोगकर्ता ज्यादातर करते हैं और प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग सर्वर वाले ज्यादा करते हैं। वीपीएन जो है कम सुरक्षित होता है, प्रॉक्सी सर्वर जो है थोड़ा ज्यादा सुरक्षित होता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि वीपीएन के माध्यम से हम जो है कोई ब्लॉक वेबसाइट पे भी पहुंच सकते हैं, कि भारत सरकार ने किसी वेबसाइट को ब्लॉक करके रखा है, हम वहां पे भी वीपीएन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। ब्लॉक करके रखा है मतलब भारत सरकार ये नहीं चाहता है कि ये आईपी एड्रेस जो हमारे पास है यहां तक पहुंचे, तो हम डाटा मांगे इंटरनेट से, इंटरनेट हम तक ब्लॉक कर दिया कि भारत सरकार के पास हमारे कंप्यूटर का डाटा है, आईपी एड्रेस है जो हमारे कंप्यूटर का, कि भारत में कौन कौन से कंप्यूटर बिके हैं और उनमें अभी क्या आईपी एड्रेस चल रहा है जो कंपनियां प्रोवाइड कर रही है। तो वीपीएन में क्या होता है कि आईपी एड्रेस परिवर्तित हो जाता है, जो इंटरनेट डाटा देगा वो हमें थोड़े ना देगा, वो तो इसको देगा और ये जो है फिर हमें देगा। तो इससे जो है जो ब्लॉक वेबसाइट है उसका भी हम जो है वहां पे पहुंच सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं वीपीएन के माध्यम से। अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, हमने बात क्या किया था कि इंटरनेट पर जो अधिकांश डाटा है वो किस कंप्यूटर पे भंडारित होता है, वो होता है सर्वर कंप्यूटर पे भंडारित होता है। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो यूट्यूब का जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, सर्वर कंप्यूटर कहलाएगा, ठीक। तो लेकिन अब वो एक कंप्यूटर है, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम आपस में भी नेटवर्क जब बना लेते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं हम जब साइबर कैफे वगैरह में, तो 4-5 कंप्यूटर लगे हैं तो डाटा एक कंप्यूटर में भंडारित कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सर्वर कंप्यूटर, और छोटे पैमाने पर उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो जब ऑनलाइन डाटा हम भंडारित करते हैं, किसी एक कंप्यूटर के बदले ऑनलाइन डाटा भंडारित कर देते हैं, कोई एक कंपनी हमें सुविधा दे रहा है कि आप डाटा का भंडारण ऑनलाइन कर दीजिए और किसी भी कंप्यूटर पे जाके आप इस डाटा को देख सकते हैं। जैसे हम गूगल पे कोई डाटा डाल देते हैं, गूगल ड्राइव पे हमने डाटा डाल दिया, डाटा डालने के बाद क्या होगा कि हम किसी भी कंप्यूटर पे जाके ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, हम उस डाटा को देख सकते हैं, फोटो वगैरह देख सकते हैं। तो वो जो है किसी एक कंप्यूटर पे भंडारित नहीं है, उस डाटा का प्रयोग हम कहीं से भी किसी भी उपकरण से कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से आप डाटा स्टोर करने, सॉफ्टवेयर चलाने, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने, हर एक इंटरनेट से संबंधित काम के लिए इंटरनेट के माध्यम से जो है हम उसका उपयोग करते हैं। इन सभी कामों के लिए हम अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का उपयोग नहीं करते, बल्कि ऑनलाइन डाटा स्टोर करते हैं, तो इस तकनीक को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हम डाटा डालते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, तो उसको बोला जाता है क्लाउड बेस्ड सर्विस, और इसका उपयोग जो है ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम रेल में, ट्रेन में चल रहे हैं, वहां पे डाटा देख लिए, जरूरी नहीं वो डाटा हमारे मोबाइल में हो, हम वेबसाइट पे डाल देते हैं, तो उसको बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण क्या सब हो जाएंगे, सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह बोलता है भंडारण कर सकते हो आप वेबसाइट पे जाके, तो वो जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है। प्रोडक्टिविटी ऐप, कुछ ऐप जो है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट या फिर कोई डाटा भंडारित करके रख सकते हो, अपने मोबाइल में नहीं रखते, तो वो कहलाता है प्रोडक्टिविटी ऐप, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन, इस सब पे डाटा है, आप अपने मोबाइल में कहीं से भी देख सकते हो, आईपी एड्रेस और उसका जो है आईडी पासवर्ड डाल करके कहीं से भी जो है आप, यदि उसका जो है मतलब क्या बोलते हैं सर्विस लेके रखे हैं, तो कहीं से भी आप जो है आईडी और पासवर्ड डाल करके आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम ये सब चला सकते हो। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें आप अपने कंप्यूटर पे डाटा का भंडारण नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे कंप्यूटर पे करते हैं और उस डाटा का उपयोग कहीं से भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो अब चलते हैं भारत में साइबर सुरक्षा क्या है। तो किसी भी साइबर हमले से रोकने के लिए भारत में 2000 में जो है आईटी एक्ट बनाया था, हमने पढ़ा है आईटी एक्ट 2000 में बना था। ई कॉमर्स में हमने पढ़ा है कि ई कॉमर्स का जो है पहली बार अधिनियम बनाया गया था जिसमें उसको जो है लीगल किया गया था, आईटी एक्ट 2000 में। बाद में इसे संशोधित किया 2008 में और फिर से अस्तित्व में आया। साइबर अपराधों के खिलाफ जो है अधिक सतर्क और चौकस रहने के लिए भारत ने 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति पेश किया, ठीक है। हालांकि नीति बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है कि साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए भारत ने सुरक्षा नीति कब जो है पेश किया था, 2013 में। अब
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में क्या बातें हुई? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक नीतिगत ढांचा है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को साइबर हमले से बचाना है। मतलब बाकी बातें केवल बकवास है, आपको ये याद रखना है साइबर सुरक्षा नीति 2013, ठीक है, आईटी अधिनियम 2000 और इसमें संशोधन 2008 में। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक संस्था है सर्ट इन या फिर आईसर्ट, सर्ट इन या आईसर्ट, इसका फुल फॉर्म याद रखना है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो इस संस्था का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस टीम का निर्माण हैकिंग, फिशिंग और साइबर सुरक्षा से खतरों से निपटने के लिए ये एक नोडल एजेंसी है। कब बना है ये बना है 2004 में, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका मोटो जो है, ध्येय वाक्य इसको बोलते हैं। ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, मतलब साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो घटनाओं को हैंडल करना, ठीक। और इसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2007 ये 2000 के तहत जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। आपको यहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे? सर्ट इन का फुल फॉर्म इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कब बना? 2004 में बना। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका ध्येय वाक्य क्या है? हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एक वेबसाइट बना दिया है भारत सरकार और उस पर बोलता है कि यदि आपको साइबर सिक्योरिटी संबंधित कोई अपराध का जो है आप जो है विक्टिम बन गए हैं, आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना या घटना हो गई है, आप ऑनलाइन जाकर के उस पर जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको बोला गया राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। कब आया ये? 30 अगस्त 2019 में, ठीक। भारतीय साइबर जो है अपराध समन्वय केंद्र कौन कौन से हैं? तो ये समन्वित और प्रभावी तरीकों से भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए एक पहल है, ठीक है। यह गृह मंत्रालय भारत सरकार से संबंध है। इस योजना को 2018 में मंजूरी दी गई। किसको? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को 2018 में मंजूरी दी गई। साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल 2019 में बना। पीछे हमने पढ़ा सर्ट इन 2004 में बना। ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के 7 घटक हैं। साइबर अपराध केंद्र में कौन कौन से? नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट, राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान नवाचार केंद्र, राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला, संयुक्त साइबर अपराध जांच दल। ये पूरा याद रखना जरूरी नहीं है। साइबर अपराध से संबंधित कोई शब्द दिखे कि उसका प्रशिक्षण, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट, अनुसंधान, फॉरेंसिक चीजें, जांच दल, ये सब साइबर अपराध समन्वय केंद्र से संबंधित है। तो ये टॉपिक जो है हमारा साइबर सिक्योरिटी का था। इसमें कुछ तथ्य आखिरी में देख लेते हैं हम कि सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में CIA का अर्थ होता है गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, ठीक है। गोपनीयता, अखंडता, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, ठीक। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल, अवेलेबिलिटी, ठीक है, ए मतलब, और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। एयर क्रैक एनजी एक टूल है, एक उपकरण है, एक वायरस है जिसका इस्तेमाल वाईफाई को हैक करने के लिए किया जाता है। वाईफाई को हैक किससे करते हैं हम? एयर क्रैक एनजी के द्वारा करते हैं। भारत का पहला साइबर ग्राम केंद्र कर्नाटक में खोला गया है। कर्नाटक में भारत का पहला साइबर ग्राम केंद्र खोला गया है। एमपी का पहला डाटा सेंटर भोपाल में स्थित है, यह भी याद रखना है। WEP का मतलब होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। और ISO सूचना प्रणाली के लिए जो मानक है, सूचना प्रणाली तंत्र के लिए जो ISO सर्टिफिकेशन है, उसका जो है कोड नंबर है ISO 27000, ISO 27000। तो इतने सारे जो है फैक्ट अलग से आपको जानने थे, याद करने थे। तो ये टॉपिक हो गया है क्लोज। इसके बाद जो है इस टॉपिक से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन हम करेंगे, सॉरी, तो इसके तो 100 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 1000 क्वेश्चन करने हैं। हाँ, इससे पहले हम टॉपिक का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, फिर एक एक यूनिट के क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। थैंक यू।